बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग घरों के अंदर खैर खैरियत से होंगे और हमारा लॉकडाउन सेशन घरों के अंदर लाइव अकेडमीज़ के साथ स्पेंड कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। हम सब लोग आप सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और काविश के साथ ये तमाम लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं और हम सबको उम्मीद है आप सब लोगों से कि आप सब लोग भी घर बैठकर वक्त ज़ाया करने की बजाय इन लेक्चर्स से फैज़याब हो रहे होंगे। आप तक तमाम स्टूडेंट्स के जो क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम वक्तन फ़वक्तन हर लेक्चर के बाद हम उसको क्यूरीज को सॉल्व कर रहे हैं, इश्यूज़ को डील कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग जो है वो मज़ीद अच्छे तरीके से स्टडी कर सकेंगे और अच्छे तरीके से जो है वो अपने इस स्टडी करियर को जो है वो आगे लेके चलेंगे। आज हम लोगों ने फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर। आज इंशाल्लाह उसको प्रॉपरली डील करेंगे, उसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे सिमेट्रिकल बॉडीज़ के लिए भी और अनसिमेट्रिकल बॉडीज़ के लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं। सो आज बेटा हम लोग फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिलीवर करेंगे और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप लोगों को याद हो तो इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कहा था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैस की होती हैं, मैस की इन लीनियर मोशन, वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सर्कुलर मोशन के अंदर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करता है, निभाता है कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप नोट करें तो इनर्शिया चैप्टर नंबर 3 इनर्शिया क्या चीज़ थी? इनर्शिया इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द मैस। तो असल में इनर्शिया मैस ही होता है। मैस ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा, मैस कम होगा इनर्शिया कम होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशन ऑफ मैस। मतलब मैस का इफेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल इन सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन के अंदर तमाम के तमाम पैरामीटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? सो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डेफिनेशन है, मैं लिखवा रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ mass m and the square of its position vectors magnitude। which is mr square। the product of mass m and the square of its position vectors magnitude r square। ये जो हमारे पास बेटा प्रोडक्ट है दी एम आर स्क्वेयर, इस एम आर स्क्वेयर को हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं एंड स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, इसको ठीक कर लेते हैं, स्क्वायर
of the magnitude of its position vector r square. ये जो m r square है प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ हो गई? हम लोगों ने डेफिनेशन की इसकी. क्या डेफिनेशन की? द प्रोडक्ट ऑफ मैस m किसी भी बॉडी का एंड द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोजिशन वेक्टर r स्क्वायर, द एम आर स्क्वायर, ये जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखें तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. इसको बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं it is represented by I. So it is a scalar quantity. Its SI unit is kilogram meter square. Its dimension is ml square and it plays the same role in circular motion as mass does in linear motion. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है सर्कुलर मोशन में जो मैस प्ले करता है इन लीनियर मोशन में. मतलब लीनियर मोशन में जो काम मैस का था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैस की थी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर्कुलर मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है. सो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. अगर हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम लोग हस्बे मामूल डेफिनेशन के बाद हाइडिंग बनाते होते हैं एक्सप्लेनेशन की. सो सबसे पहले डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन की? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर r स्क्वायर. ये जो प्रोडक्ट है द एम आर स्क्वायर दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से. I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. सेकेंड हाइडिंग बेटा हम लोग बनाएंगे एक्सप्लेनेशन की. और एक्सप्लेनेशन हमेशा से किसकी होती है? डायग्राम की. सो डायग्राम ड्रा करते हैं. डायग्राम में जो कुछ नज़र आ रहा है उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? एक्सप्लेनेशन बन जाएगी. सो लेट ए बॉडी ऑफ मैस m, एक बॉडी है जिसका मैस m है. इट इज अटैच्ड टू ए मैसलेस रॉड. बॉडी ऑफ मैस m is attached to the massless rod of length r. और इसकी बेटा लेंथ कितनी है? r. when an applied force F, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स F एक्ट करेगी तो फोर्स F के एक्ट करने से
ये मूव करेगा इनटू द सर्कुलर पाथ। सो एक्सप्लेनेशन में हमें क्या नजर आ रहा है, इसको लिखते हैं, लेट ए बॉडी ऑफ mass m is attached to a massless rod of length r. A force F acts perpendicular to the body and moves या rotates the body in circular path. In circular path. अगर तो हम ये बात मान लेते हैं कि बेटा एक बॉडी है और वो मैस m के साथ मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, उस पर फोर्स लग रही है F, तो हमें पता है F किसके इक्वल होता है, ma के। सो वी ऑल नो दैट F इक्वल्स टू ma। और ऑब्वियसली बात है, ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और हमें इस बात का भी पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल होता है r अल्फा के। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू को बेटा पुट करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, तो इट कम्स आउट टू बी F इक्वल्स टू m r अल्फा। अब जरा नोट करें, तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर एक्टिंग टू द बॉडी, ठीक है जी, टू द रेडियस। जब भी परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी तो टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क का RF। सो हम लिख सकते हैं एज the force F is acting perpendicular to the R, then maximum torque is produced। तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और मैक्सिमम टॉर्क इक्वल होता है, टॉर्क इक्वल होता है RF के। अगर मैंने इसको टॉर्क बनाना हो तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय R, क्योंकि इस F के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, R लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको R से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से भी, R से मल्टीप्लाई करूंगा राइट हैंड साइड से भी, तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। तो बेटा ये चीज कन्वर्ट हो गई RF इक्वल्स टू m r अल्फा, और ये सब चीज भी मल्टीप्लाई हो गई किससे, R से। अब ये RF किस में कन्वर्ट हो गया, टॉर्क में। सो टॉर्क इक्वल्स टू m r स्क्वायर अल्फा। देख रहे हैं अभी सब लोग। अब जरा नोट करें तो फॉर्मूला था F इक्वल्स टू ma, फोर्स कन्वर्ट हो गई मोमेंट ऑफ फोर्स में। टॉर्क का दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो गया अल्फा में, लीनियर एक्सेलरेशन से क्या बन गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फिर मैस किस में कन्वर्ट हो गया, मोमेंट ऑफ मैस में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है, m r स्क्वायर,
एम आर स्क्वेयर। सो हम लोग लिख सकते हैं, तो ये जो चीज़ है एम आर स्क्वेयर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज। अब हम बात करते हैं फॉर अनसिमेट्रिकल बॉडीज। तो अनसिमेट्रिकल बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा? सो फॉर अनसिमेट्रिकल बॉडीज, सो अनसिमेट्रिकल बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जिनका मैस कंसंट्रेशन भी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट हो और उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी डिफरेंट हो। लाइक मिसाल के तौर पे, जैसे आप सब लोगों के पास पेज होगा, पेज है बुक का। अब उस पेज को देखेंगे तो उस पेज के ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको फील होगा कि उस पेज के ऊपर तमाम का तमाम मैस कैसा है, यूनिफॉर्म है। कहीं पे वो पेज मोटा नहीं है, कहीं से वो पेज बारीक नहीं है, पूरे का पूरा पेज यूनिफॉर्म है। उसके अंदर मैस हर तमाम के तमाम जगहों के ऊपर, हर जगह के ऊपर कैसा है, सेम है। ऐसे बॉडी को, और उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, सिमेट्रिकल बॉडीज है। लेकिन आप लोगों ने कभी नान देखा है? नान, पिज्जा देखा है? अगर आप उस नान पे या पिज्जा के ऊपर आप चेक करेंगे तो कहीं से वो मोटा होगा, मैस ज़्यादा होगा, कहीं से वो बारीक होगा जहां उसका मैस कम होगा। तो मतलब उसकी मैस की कंसंट्रेशन तमाम की तमाम बॉडी के ऊपर सेम नहीं होगी। पहली चीज, अनसिमेट्रिकल बॉडीज ऐसी बॉडीज होंगी which do not have constant concentration of mass at each points। और सेकंड बात, अगर आप उस नान की शेप देखेंगे तो उसकी शेप सर्कल नहीं होगी, डिफरेंट शेप का होगा। उसके तमाम पॉइंट्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कैसा होगा, डिफरेंट होगा। सो ऐसे बॉडी को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल बॉडी। मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इसकी, लिख लें। सो अ रिजिड बॉडी which has नॉन यूनिफॉर्म, या हम इसको कहते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ mass at various points having different distances, और उन तमाम के तमाम पॉइंट्स का, पार्टिकल्स का डिस्टेंस भी कैसा है, डिफरेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट इज नोन एज अनसिमेट्रिकल, और इसका दूसरा नाम है इर्रेगुलर बॉडीज। अनसिमेट्रिकल है और इर्रेगुलर बॉडीज। एग्जाम्पल इसकी अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं let
a rigid body having n small particles of masses m1, m2, m3 up to so on mn at different distances r1, r2, r3 up to so on rn तक from the axis of rotation अब जो हमने एग्जाम्पल की है जरा इसकी डायग्राम को देखते हैं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इधर देखें जरा। सो लेट से अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो कुछ डायग्राम ऐसी है। सो ये एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी के बेटा ये पॉइंट्स हैं। लेट्स से यहां पे मैस कितना है m1, यहां पे मैस कितना है m2, यहां पे मैस कितना है m3 और अप टू सो ऑन यहां पे मैस कितना है mn। इन तमाम पॉइंट्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट से डिस्टेंस क्या है r1, r2, r2, r3, r4, rn। अगर मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं तो फोर्स के लगने से ये बॉडी रोटेट करेगा और जब फोर्स लगेगी तो उसमें क्या पैदा होगा एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? रोटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन कितना है बेटा? अल्फा। जब ये रोटेट करेगा तो लेट से रोटेट करने से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। देख रहे हैं भाई? सो ये पॉइंट्स चेंज हो गए। ये पिवट पॉइंट था O, ये क्या था M1, M2, M3, M4 और बेटा इस पॉइंट का नाम क्या था? MN। तो ज़रा नोट करें सब लोग, तो डायग्राम वही है, बॉडी वही है, अनसिमेट्रिकल बॉडी है, इनके डिस्टेंसेस भी सेम हैं, लेकिन इन सब के ऊपर फोर्स लगी और फोर्स लगने से ये बॉडी चेंज हो गई, शिफ्ट हो गई। देख रहे हैं अभी? शिफ्ट हो गई एक्सेलरेशन अल्फा के साथ, मूव कर गई। अब चूंकि हर एक पॉइंट का मास कैसा है? डिफरेंट, तो हर एक पॉइंट के अंदर प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क भी कैसा होगा? डिफरेंट। क्योंकि हमें पता है टॉर्क किसके इक्वल है? m r स्क्वायर अल्फा। किसके लिए? सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, यूनिफॉर्म मास के लिए। तो अगर मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट का बेटा टॉर्क निकालना है तो टॉर्क τ1 इक्वल हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। अगर बेटा मैंने टॉर्क 2 निकालना है तो इट कम्स आउट टू बी m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2। अगर बेटा मैंने टॉर्क 3 निकालना है इट कम्स आउट टू बी m3 r3 स्क्वायर अल्फा 3। अप टू सो ऑन कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ था इसको? n पॉइंट्स में। तो बेटा τn इक्वल होगा mn rn स्क्वायर अल्फा n।
ऐसी बात है कि नहीं? अब जरा नोट करें, अगर मैंने टोटल टॉर्क निकालना हो तो मैं इन तमाम के तमाम पॉइंट्स के टॉर्क को आपस में ऐड करूंगा तो ऐड करने से क्या नजर आएगा? ऐड करने से कुछ ऐसा हो जाएगा, टॉर्क इक्वल हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा n। इन सब में से नोट करें तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा n तक, ये तमाम के तमाम बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होने वाला अल्फा कैसा रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं, जैसे आप सब लोग एक बस में मूव कर रहे हैं, जितनी बस की वेलोसिटी है, जितनी बस की स्पीड है, उतनी ही वेलोसिटी आपकी है, उतनी ही स्पीड आपकी है। जितना एक्सेलरेशन उस बस में है उतना ही एक्सेलरेशन आपका भी है। इसका मतलब ये हुआ, जब इस रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स के लगने से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क के लगने से उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस होगा। तो जितना एंगुलर एक्सेलरेशन उस पूरी की पूरी बॉडी का है, उस बॉडी के अंदर मौजूद तमाम के तमाम पार्टिकल्स के लिए भी उतना ही होगा। मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन अल्फा n तक, ये तमाम के तमाम एंगुलर एक्सेलरेशन सब के पॉइंट्स के सेम होंगे। तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकता हूं m2 r2 स्क्वायर अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूं m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। इन सब में से अल्फा कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल लेते हैं। सो कॉमन निकालने के बाद हमें कुछ ये नजर आ रहा है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर, और अल्फा सब में से क्या आ गया? कॉमन। अब जरा नोट करें तो ये इस चीज को हम लोगों ने 2-3 दफा हम लोग इसको ड्राइव कर चुके हुए हैं। मतलब ये सब सम हो रहे हैं, और सम को किसकी फॉर्म में लिखते हैं? सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं। सिग्मा होगा किसका? m का और r स्क्वायर का। कहां से कहां तक होगा? 1 से लेके n तक होगा। तो कुछ याद आ रहा है भाई? हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा था, समेशन i की वैल्यू याद है 1 से n तक mi ri स्क्वायर, और साथ क्या होगा? अल्फा। तो ये बेटा हमने टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव किया, कौन सी बॉडीज के लिए? फॉर अनसिमेट्रिकल बॉडीज के लिए। इसका मतलब है टाउ किसके इक्वल है? टॉर्क के। ये मुकम्मल चीज किसके इक्वल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा अल्फा के इक्वल है। सो टाउ टॉर्क इक्वल हो गया किसके? आई अल्फा के। और अगर मैंने आई की वैल्यू टॉर के इक्वल है, अल्फा अल्फा के इक्वल, तो ये ब्रैकेट वाली चीज किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में, वही काम टॉर्क करता है किसमें? एंगुलर मोशन में। जो काम एक्सेलरेशन ए करता है लीनियर मोशन में, वही काम अल्फा करता है किसमें? एंगुलर मोशन में। जो काम मैस करता है लीनियर मोशन में, वही काम ये पूरी ब्रैकेट कर रही है, आई कर रहा है, पूरी ब्रैकेट कर रही है, आई कर रहा है किसमें? सर्कुलर मोशन में। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है, इट कम्स आउट टू बी एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं इसको लिख सकता हूं आई किसके इक्वल हो गया? सिग्मा आई की वैल्यू 1 से n तक mi ri स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है किसके लिए? फॉर अनसिमेट्रिकल बॉडीज के लिए।
क्लियर है भाई? तो ये बेटा हम लोगों ने काम आज किया, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो था वो सॉल्व किया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोगों ने प्रूव करने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करता है जो मैस करता है बेटा किस में, इन लीनियर मोशन। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नई चीज थी, मैस की रिप्लेसमेंट थी सर्कुलर मोशन के अंदर, जिसको हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। सो इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को समझ आया होगा, जो भी इसके क्वेरीज होंगी, मसाइल होंगे, आप उससे पूछेंगे, हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। सो उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से रहेंगे। कोरोना के सेशन के अंदर मास्क इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे, घरों पे रहेंगे, एहतियात करेंगे। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।